नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह फिजिक्स डोज चैनल का आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम चलेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लास्ट टॉपिक यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के। फर्स्ट आधा पार्ट हम कर चुके हैं, आधा पार्ट यानी 2 यूजेस इंपॉर्टेंट यूज और थे, उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक है। निकालिए कॉपी पेंसिल और अपना सामान और पढ़ना शुरू करते हैं। चलते हैं, गेट रेडी। ओके, कम टू द पॉइंट। सेकंड यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इट इज यूज्ड टू चेक फर्स्ट करेक्टनेस बोल दो आप, चाहे एक ही बात है। सेकंड है कंसिस्टेंसी, मतलब कोई भी फिजिकल इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। एंड डज फॉलो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, टू चेक करेक्टनेस, कंसिस्टेंसी एंड डज फॉलो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बाय फिजिकल इक्वेशन। ये सेकेंड यूज है। मतलब हम बात करते हैं कि टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, एक ही बात है। हम बोलते हैं टू चेक कंसिस्टेंसी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, वो भी सेम बात है। ठीक है, और अगर हम बोलते हैं डज दिस फिजिकल इक्वेशन फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये भी तीनों का मतलब एक ही है। मतलब क्या होना चाहिए, फॉर एनी केमिकल इक्वेशंस डायमेंशन एनालिसिस करने के दौरान लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। इफ LHS of physical equation is equals to RHS, means the physical equation is consistent, means physical equation may be correct। देखिए, may be correct बोल रहा हूं मैं आपको, यानी वो करेक्ट हो सकती है, लेकिन अगर ये नहीं है तो रॉन्ग होगी। ये तो 100% है। देखो, ये थोड़ा सा क्या है, लिमिटेशंस है इस यूज की। क्या लिमिटेशंस है कि इफ LHS ऑफ फिजिकल इक्वेशन इज इक्वल टू RHS, देन फिजिकल इक्वेशंस में भी करेक्ट। ठीक है, वो करेक्ट हो सकती है, लेकिन अगर नहीं है तो वो रॉन्ग ही होगी। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम इक्वल है, इसका मतलब कंसिस्टेंट तो है। तो ये करेक्टनेस कैसे चेक हुई कि यदि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS नहीं आया तो इसका मतलब इनकरेक्ट तो प्रूव होगी 100%। अगर नहीं आया तो इसका मतलब और तो कुछ देखना ही नहीं है हमें आगे, सब वहीं रुक जाइए, वो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, और अगर इक्वल आ गया इसका मतलब वो कंसिस्टेंट, फिजिकल इक्वेशन कंसिस्टेंट है। और उसके पश्चात हम देखेंगे कि ये वो मे बी करेक्ट, इट मे बी करेक्ट, वो सही हो सकती है। ठीक है, अब वो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, ऐसा क्यों होगा, वो सही हो क्यों सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अभी ये इतना ही करते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं कि होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल चेक करनी। अब क्या है कि एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकल इक्वेशंस, जैसे कि कोई इक्वेशन दे रखी है, हम हैं पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट, यानी x इज इक्वल टू x0 प्लस ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। आप इस इक्वेशन से है जान, इंट्रोडक्शन है आपका, ये कुछ क्या है, ये न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन है नहीं ना, वेरी फेमस इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशन ये है। तो अब हम इसके लिए हम क्या करेंगे, थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस तीनों चीजें करेंगे इसकी आपको, करेक्टनेस, कंसिस्टेंट एंड होमोजेनिटी। तो
तीनों काम करने के लिए हमें 3 काम भी करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक ही काम करना है। वो काम क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस। दोनों साइड का LHS और RHS का डायमेंशनल एनालिसिस कर लीजिए। अगर वो डायमेंशनल एनालिसिस सही आता है तो इसका मतलब वो दोनों तरह के डायमेंशंस इक्वल है, इसका मतलब क्या है? हमारी LHS इज इक्वल टू RHS है। अब देखिए आप इसका डायमेंशंस क्या होगा, ध्यान से देखिए आप। ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशंस क्या होता है? लेंथ पे पावर 1। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? नेक्स्ट, ये भी क्या है? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल पोजीशन है, तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? लेंथ पे पावर 1। ठीक है, नेक्स्ट प्लस UT। अब ये U क्या होता है? लेंथ पर टाइम होता है, और ये टाइम होता है T। तो इसे T से T कटा तो अल्टीमेटली क्या बचा? चलो इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूं, तो अल्टीमेटली बचा इसका, ये बच गया, इसको मैं यू कर देता हूं लेंथ पे पावर 1। ठीक है, ये मैं रहने दे रहा हूं, देखिए ये समझिए ये है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट क्या है? हाफ नंबर है, कोई मतलब नहीं है इसके लिए डायमेंशंस का। ए का क्या होता है? लेंथ पर टाइम स्क्वायर। ठीक है, इनटू टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कटा, तो इसको हटाकर इसी जगह हमने क्या लिख दिया? L पे पावर 1। तो अब आप ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के सारी क्वांटिटी का डायमेंशंस भी L है, L पे पावर 1 है, और इधर भी सभी का L पे पावर 1 है। आपको ध्यान से, जब मैंने आपको कुछ डायमेंशंस के बारे में बताया था, तब मैंने कहा था कि एक रूल है, उसके अंदर क्या है? हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके क्या हो? डायमेंशंस एक हो, अदरवाइज कर ही नहीं सकते। अगर डायमेंशंस के अगेंस्ट हो जाता है तो दैट वाज अगेंस्ट ऑफ लॉ। तो देखिए इधर ये है RHS, ये लेफ्ट LHS, और ये है RHS मेरे राइट हैंड की तरफ। तो ये RHS के देखिए सभी के डायमेंशंस क्या है? L1 L1 L1। तो हम इनको ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर सकते हैं। यदि इनका डायमेंशंस अलग आ जाते तो ये LHS पार्ट ही रॉन्ग हो जाता, कंसिस्टेंसी की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को प्रूव करने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये तो यही मिस्टेक हो जाती कि हम किसी भी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई या डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवीजन कर सकते हैं, डिविजन्स कर सकते हैं उनमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में, लेकिन कभी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज, एनी टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस हम ऐड नहीं कर सकते। तो ये क्या है? देखिए डायमेंशंस की इंपॉर्टेंस है, वो हमें ये बताता है कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड हो सकती है और कौन सी ऐड नहीं हो सकती, कौन सी में से आप डिफरेंस निकाल सकते हैं और कौन सी में से डिफरेंस नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या है, पूरे इस वर्ल्ड में से जितने भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है उनका डायमेंशंस एनालिसिस हमें बताता है कौन सी दो क्वांटिटीज ऐड हो सकती है। आई समझ में इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है? तो देखो ये इंपॉर्टेंस तो सिद्ध हुई है, साथ में ये हो गया क्योंकि तीनों का डायमेंशंस हो गए, तो एक कंबाइंड यूनिट बनी, कंबाइंड यूनिट का डायमेंशंस क्या बना? L1, और इधर क्या था? L1। तो देखिए RHS इज इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? दिस न्यूटन्स दिस सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशन इज कंसिस्टेंट एंड इट मे बी करेक्ट। मे बी करेक्ट इसलिए बोला है कि ये कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए करेक्ट हो सकता है, इसके अंदर कोई कांस्टेंट होता, इस वजह से इसको मे बी करेक्ट बोलेंगे। ठीक है, और फिर ये है कि डज इट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? बिल्कुल सही। होमो यानी सेम होना, जेनिटी यानी कि जनरेशन, उनका वो पैदा क्या एक जैसी हुई है क्या? जेनिटी उनके अंदर एक है क्या? बिल्कुल है। इन सब का डायमेंशंस एक है, इस वजह से ये क्या करती है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करती है। आगे समझ में सेकंड यूज, वेरी इंपॉर्टेंट यूज, और ये हमारे डे टू डे लाइफ में काम में आता है। कभी भी कोई फिजिकल
इक्वेशन को सॉल्व करते हुए या न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए कभी भी हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज को तब तक ऐड नहीं करना है या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है जब तक उनका डायमेंशन सेम ना हो। ठीक है, यानी दो फिजिकल क्वांटिटी को कब ऐड करेंगे और कब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम बता सकते हैं इस डायमेंशन एनालिसिस के इस यूज पॉइंट के द्वारा। आ गया समझ में? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। Now, second use भी ये थर्ड यूज, वो वेरी इंपॉर्टेंट यूज है। टू फाइंड रिलेशनशिप्स या न्यू इक्वेशंस। चलो ऐसे कर देते हैं हम, इक्वेशंस और फॉर्मूली डिफरेंट फॉर्मूली कोई भी प्राप्त करने के लिए ऑफ एनी फॉर्मूली टू फाइंड एनी फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हम इसके द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। 100% फॉर्मूला तो नहीं फाइंड आउट कर सकते, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया। टू फाइंड रिलेशनशिप, ठीक है। न्यू इक्वेशन और फॉर्मूला 100% तो नहीं होगी, इक्वेशन तो फिर भी कह देंगे, न्यू फॉर्मूला नहीं कहेंगे, रिलेशनशिप कहेंगे। क्योंकि क्या है कि कुछ लिमिटेशंस की वजह से 100% नहीं कर सकते, लेकिन अभी हम एग्जांपल करते हैं, वो क्या है मैं भी यही बता दूंगा आपको। अब हम लेते हैं कि जैसे कि हमें क्या पता है, एक कोई क्वेश्चन है, ऐसे लीजिए क्वेश्चन, कोई हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने क्या किया, किसी पे कोई क्या किया था, कोई ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट पे हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स अप्लाई किया तो उस फोर्स जो अप्लाई हुआ या कुछ भी है फोर्स, तो फोर्स अप्लाई किया तो उस पर मास है, एक्सेलरेशन है, तो देखिए क्या है, ठीक है, कोई उसके ऊपर एनर्जी उसको दी गई, एनर्जी दी गई, तो फोर्स उस पर अप्लाई हुआ। तो ध्यान से देखिए, फोर्स जो है, फोर्स इज रिलेटेड विथ एम, या चलो ये थोड़ा सा इफ, चलो थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, मजा आएगा उससे। क्या है कि मैं सिंपल ले लूंगा तो मजा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा आपको लगना चाहिए कुछ हमने कुछ नया सोच किया ना। तो इफ एनी फोर्स इज रिलेटेड विथ एम, वो एम के साथ रिलेटेड है, यानी एम का उस पर इफेक्ट पड़ता है, ये तो बता ही सकते हैं एम का उस फोर्स पे इफेक्ट पड़ता है। एंड वेलोसिटी के साथ वो रिलेटेड है, वेलोसिटी के साथ उसका में बदलाव होता है। एंड रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल, कोई भी एक सर्किल है, ठीक है, तो उसकी रेडियस के साथ आर के साथ वो, अब वो किसकी है क्या है अभी हम छोड़ दीजिए आप, इससे बस इतना ध्यान रख लीजिए, एक फोर्स है जो रिलेटेड विद एम है, रिलेटेड विद वेलोसिटी है, रिलेटेड विद रेडियस है, उसका उसके साथ रिलेशन है। तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट फॉर्मूला टू फाइंड दैट फोर्स, उस फोर्स को फाइंड करने का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो बहुत ही इजी है, क्या कीजिए आप, इसके लिए हमेशा एक ही प्रिंसिपल फॉलो करना है, वो प्रिंसिपल है F is directly proportional to m, ठीक है, वेलोसिटी एंड r। अब ये डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है हमें पता नहीं है, ठीक है, मैंने बोला डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली हमें पता नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर अगर कोई पावर x है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये यदि x क्या है, पॉजिटिव आ जाती है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और यदि कैलकुलेशन के दौरान x माइनस में आ जाती है तो इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। बोल सकते हैं ना, हमारे पास क्या है प्रॉब्लम ये कि आप मुझसे कहेंगे आपने ये कैसे कह दिया कि ये m इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने कह दिया नहीं कह सकते, तो हमने क्या किया, m पे पावर क्या लगा दी, x लगा दी,
ठीक है। तो अब ये क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, लेकिन यदि हमने सॉल्व करते वक्त इस इवैल्यूएशन करते वक्त, एनालिसिस करते वक्त इस x की वैल्यू क्या होती है, माइनस में आ जाती है, तब क्या हो जाएगा, दिस f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा, यदि आ गई तो। अब क्या आती है हमें मतलब नहीं है। दूसरी बात, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेम vy, v पे कोई y पावर होगी, वो 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और ठीक ऐसे ही r पे पावर z। कोई दिक्कत है, ये लिख सकते हैं। इसको लिखने के पश्चात हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, इसको लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू mx vy एंड rz। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे, क्योंकि अगर ये ऐसे हैं तो ये क्या होनी चाहिए, सेकंड प्रिंसिपल भी फॉलो करनी चाहिए, जो हमने सेकंड के अंदर पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ। तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, इन दोनों रिलेटिव्स रहेंगे, तो कोई दो रिलेटिव्स तब तक एक दूसरे के रिलेटिव नहीं है, यानी कि इक्वल नहीं है, हमने भी पढ़ा है ना, जब तक उनके एलएचएस के डायमेंशंस आरएचएस के डायमेंशंस के बराबर नहीं हो। तो देखिए इसके फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, फोर्स के डायमेंशंस होते हैं m l सेकेंड यानी t -2, यही होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होता है ना, तो ये -2। ठीक है, ये इसका डायमेंशन हो गया, इसका डायमेंशन हो गया 1 और इसका हो गया 4। हो गया। अब इधर देखिए आप, डायमेंशंस क्या है, m यानी kg यानी m के डायमेंशंस क्या है x, यहां से मास का डायमेंशंस बनेगा, लिख दिया। v यानी मीटर पर सेकंड यानी लेंथ पर टाइम, क्या हो गया कितना y, और इधर r क्या हो गया l पे पावर कितना हो गया z। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको कंबाइन कर देते हैं, इनको कंबाइन करते हैं तो देखिए क्या हुआ, m पे पावर तो क्या रहा, डायमेंशन x ही रहा, l पे क्या हो गया y प्लस z हो गया, तो l पे हो गया y प्लस z, और t पे क्या हुआ, t पे हो गया -y, 1/t है, तो 1/t से हमने उसको चेंज किया तो हो गया t पे -y। ठीक है, अब तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब नाउ वी कंपेयर पावर्स। अभी हमने क्या किया था, जब यूनिट्स के कन्वर्जन चेक किए थे तब हमने देखा था, जब भी ऐसा हो, कोई भी दो इक्वेशंस, कोई भी दो डायमेंशन अगर इक्वल हैं, तो उनके ये तो डिफरेंट कुछ भी हो सकते होंगे, इनसे हमें ले लेना है, लेकिन उनकी पावर्स क्या होंगी, हमेशा सेम होगी। तो दोनों साइड की पावर क्या होंगी, सेम होगी। तो इससे हमें क्या मिला, क्या रिलेशनशिप मिला, यहां लिखता हूं मैं, x इज इक्वल टू, कंपेयर करो LHS उसको, x इक्वल टू 1 एंड y प्लस z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू -2। तो देखिए हम z इक्वल टू -2 यहां रखेंगे, तो ये क्या बना, y माइनस 2 इक्वल टू, नहीं एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। एक्चुअली देखिए ये गड़बड़ ये हुआ है, यहाँ क्या था, -2 इक्वल टू -5 था। देखिए बहुत माइन्यूट मिस्टेक्स पे ध्यान देना पड़ता है। -2 इक्वल टू -5 था, तो t इक्वल टू z था, उल्टा हो गया ना, देखो ये z, तो z इक्वल टू क्या हुआ दरअसल में +2 होगा। जब कंपेयर करेंगे तो z की वैल्यू +2 आएगी। तो देखिए आप y प्लस 2 इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर हमने y की जगह पे y प्लस z इक्वल टू 1 है, तो यहाँ इसकी वैल्यू रख दी, तो y प्लस 2 इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -1। ठीक है, कोई दिक्कत है। और लास्ट इक्वेशन सॉल्व करिए, वो क्या हो गई, ये x इक्वल टू 1 हो गया, y इक्वल टू -1 हो गया, और z इक्वल टू +2 हो गया। ये तो हमें प्राप्त हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूले के अंदर, यहाँ फॉर्मूले के अंदर रख देंगे इनकी वैल्यू। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, m पे पावर 1, v पे पावर y, यानी y इक्वल टू कितना आया,
y पे पावर क्या मिस्टेक हो, कुछ गलती कर दी हमने, देखो छोटी सी कोई मिस्टेक हो गई है हमारे से। छोटी सी मिस्टेक कुछ हुई है। y प्लस जेड इक्वल्स टू 1, जेड इक्वल्स टू 2 t mv, यानी कि ये t पे पावर क्या आएगा, t पे पावर सॉरी यहाँ पे आएगा y। ये मिस्टेक हुई है। कहाँ से, यहाँ से t नीचे था ना तो ये y आएगा, ये मिस्टेक हुई है। तो ये मिस्टेक से क्या हो गया, यहाँ y इक्वल टू क्या हो गया, एक्चुअल में ये z इक्वल टू नहीं आएगा ये, ठीक है। तो ये मिस्टेक हमसे हुई है। y इक्वल टू नीचे क्या था, -2 था तो ऊपर आके प्लस हो जाएगा, वेरी गुड। नीचे क्या था, -2 था तो ऊपर आके वो माइनस में आ गया। तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, y इक्वल टू -2, ठीक है। y इक्वल टू -2 हो गया तो z इक्वल टू क्या हो गया, देखिए कितना ध्यान रखना पड़ता है। y इक्वल टू, दोनों को कंपेयर किया तो y इक्वल टू 2 आएगा, +2, y की वैल्यू +2 आई, ठीक है। तो अब ये y इक्वल टू 2 है तो इससे क्या होगा, x इक्वल टू 1 आ गया तो y इक्वल टू +2 आया, एंड इक्वेशन z इक्वल टू 1 आएगा। कंपेयर कीजिए, y प्लस जेड इक्वल टू z इक्वल टू -1 आएगा, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो 3 हमें प्राप्त होगी वैल्यूज, वो क्या हुई प्राप्त, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू +2 एंड z इज इक्वल टू -1। तो अब ये वैल्यूज हम यहाँ क्या रख देंगे, m पे क्या लगेगा x, v पे क्या लगेगा y यानी 2, और r पे क्या लगेगा -1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, mv² अपॉन r। ध्यान से याद कीजिए, पीछे कुछ पढ़ा हुआ, ये क्या है, व्हाट इज दिस mv² अपॉन r, दिस इज फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो देखिए अब डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा हम तो साइंटिस्ट बन गए, मैं बन गया साइंटिस्ट, वैसे आप भी बन जाओगे। मैंने क्या किया है, हो सकता है मेरे को पता ही नहीं था तो एक नया फोर्स इजाद कर दिया मैंने, mv² अपॉन r है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक रेडियस के अंदर मूवमेंट करता है तो किसी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूवमेंट करता है तो क्या होगा, उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज की वैल्यू होगी mv² अपॉन r। खैर कोई नहीं, मैं मजाक हंस रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक 1 स्टेप ऑफ साइंस है फॉर्मूला याद करना। उसके बाद में भी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशंस, बहुत ज्यादा स्टडी, बहुत ज्यादा इवैल्यूएशंस, इतनी ज्यादा मेहनत होती है, उसके बाद जाकर के इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्शंस उनको फिर सही सिद्ध करना, ये करना, यानी कि सभी साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। लेकिन ये आपको मैंने बता दिया कि जो साइंटिस्ट ने फाइंड किया है, कैसे किया होगा, उसका हमने आपको एक तरीका बता दिया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, न्यू रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड दीज क्वांटिटी, दीज फिजिकल क्वांटिटीज हमने फाइंड आउट कर दिए। नाउ हो गया ये फिनिश, ये हो गया थर्ड इंपॉर्टेंट यूज। नाउ लिमिटेशंस, इसके बाद इसका आज की वीडियो को फिनिश करते हैं कि भाई ये डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या क्या है। किसी ने अगर ये लिखा नहीं हो, वीडियो को रिवर्स कीजिए, पॉज कीजिए और अपने नोट्स राइट डाउन कर दीजिए। एक मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी मेरे नोट्स को कॉपी करते वक्त पढ़ते हुए ना करें। आपको जब भी करना है पढ़िए, पढ़ने के बाद जैसे चैप्टर, जैसे पोर्शन फिनिश हो, पोर्शन फिनिश में आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर उसको लिखिए, या फिर वीडियो को पूरे को क्या देख लीजिए पहले आराम से, तसल्ली से। हाँ, लिखते लिखते देखिए, पर नोट्स मत बनाइए, क्योंकि अगर आपने नोट्स बनाना शुरू कर दिया तो क्या होगा, समझ में नहीं आएगा, कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। इसलिए पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है फर्स्ट टाइम के अंदर लिखते लिखते तो पढ़ना चाहिए, लेकिन वो नोट्स नहीं माने जाने चाहिए। और अगर किसी की कैपेसिटी है तो बहुत अच्छी बात है, ये मैं मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ। नोट्स
पढ़ते पढ़ते ना बनाइए, एवरेज स्टूडेंट मेरे जैसे लिखते लिखते पढ़िए, लेकिन नोट्स, फाइनल नोट्स बनाने के लिए वापस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, जैसे ही वो बनता है उसका वॉच कीजिए, फिर नोट्स बनाइए, ठीक है, वो बेस्ट होता है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये लास्ट टॉप पॉइंट है आज का, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो देखिए पहला भाई, इस डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा जो हमने रिलेशनशिप्स निकाली है ना, टू फाइंड रिलेशनशिप, इसके द्वारा कुछ एक क्या है कि हम जो लिमिटेशंस है वो क्या है। पहला तो ये है कि अगर किसी रिलेशनशिप के अंदर क्या है, मोर देन 3 क्वांटिटीज हम नहीं प्राप्त कर सकते, 3 फिजिकल क्वांटिटीज है, तो ये मेथड फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि इक्वेशन 3 ही प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो 3 इक्वेशंस के लिए क्या है कि 3 वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए 3 इक्वेशंस होना जरूरी है, ठीक है। तो 3 से ज्यादा के अंदर इस एनालिसिस के अंदर प्रॉब्लम आती है। दूसरा, ये जो एनालिसिस का मेथड है ये क्या है, इस तरह की इक्वेशन है ना, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इस तरह की जो रिलेशनशिप है वो भी फाइंड आउट नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है। वो क्या करेगा, केवल प्रोडक्ट वाली ही करेगा, एडिशंस वाली नहीं करेगा। तीसरा, यदि किसी रिलेशनशिप के में क्या है, लॉग और एक्सपोनेंशियल्स वगैरह हो, तो उसमें भी ये थोड़ा सा फेल हो जाता है, ठीक। चौथा, यदि इफ एनी रिलेशनशिप हैज कैपिटल G, ये क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट है, और H है, ये दोनों क्या थे, ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, ठीक है। तो डायमेंशनल कांस्टेंट है उसमें, तो यानी कि जैसे फोर्स का जो यूनिवर्सल लॉज ऑफ फोर्स है ना, वो हम इस डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा हम नहीं बन कर सकते, हम न्यूटन नहीं बन सकते न्यूटन हम नहीं बन पाएंगे ना, यानी कि यदि हम न्यूटन इस मेथड को, पिछले मेथड को बनना चाहते तो नहीं बन सकते, इसकी लिमिटेशन। लास्ट मेथड है, ये क्या करता है, फेल्स टू फाइंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट भी ये फेल फाइंड आउट नहीं कर सकता है। कोई भी अगर फिजिकल रिलेशनशिप के बीच में अगर डायमेंशंस लेस कांस्टेंट है तो वो भी ये फेल, इस मेथड के द्वारा फेल करता है। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वो है। अब मैं आपको ये कह रहा था, इसीलिए मैंने आपको क्या कहा था, एक मैं कहा था कि वो बात बाद में बोलूंगा, वो ये है कि अगर हमने क्या कर दिया, कोई भी एक, अब जैसे मान लो किसी रिलेशन के बीच में अगर क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, या चलो ज्यादा अच्छा ही रहेगा, डायमेंशनल कांस्टेंट है, तो क्या है कि हम उसका डायमेंशनल एनालिसिस जो क्या बोलते हैं, यानी जो इक्वेशन को रॉन्ग करेक्ट प्रूव करना चाहते हैं या रॉन्ग प्रूव करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते इसी वजह से, क्योंकि ये जो डायमेंशंस, ये लॉग और ये है ना, इनकी वजह से क्या होता है, पूरी हम करेक्ट, इसको इक्वेशन करेक्ट ही है ये बता नहीं सकते। इसलिए ऐसे समझिए आप इसको, तो जैसे मान लीजिए जैसे है एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल है, एरिया ऑफ सर्किल क्या है, पाई r स्क्वायर है, ठीक होता है। हम क्या कर सकते थे, डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा a = r स्क्वायर, अच्छा ये तो चलो सिंपल एग्जांपल है, ये नहीं, ऐसा नहीं, इसके अंदर हमें ये पाई तो क्या डायमेंशनल लेस है ना। अब जैसे F, फोर्स = क्या है, G m1 × m2/r स्क्वायर है, ये होता है ना। अब देखिए G क्या है, इसके खुद के डायमेंशंस होते हैं, खुद के डायमेंशंस होते हैं ना। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई भी दो इक्वेशंस को अगर उनके डायमेंशंस चेक करते हैं और उनके डायमेंशंस अगर मान लो अगर सही आ गए, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन सही हो। जैसे कि अगर एक इक्वेशन है ना, ये एरिया = r स्क्वायर, ये हो गया। तो अब ये इनके क्या डायमेंशंस देखिए, दोनों सेम है, लेकिन ये एरिया की वो इक्वेशन तो नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर पाई एब्सेंट है।
ये थी लिमिटेशंस। मैंने कहा था ना कि जैसे a इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो इनके अगर डायमेंशन एनालिसिस किया तो हमने फाइंड आउट किया कि a इक्वल टू आर स्क्वायर दोनों के डायमेंशंस तो सेम है। इसका मतलब ये करेक्ट इक्वेशन, फिजिकल इक्वेशन हो, ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्चुअली में पाई भैया एब्सेंट है। अब पाई के डायमेंशन तो होते ही नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या कहा था, इट मे बी करेक्ट। लेकिन अगर हमने कहा a इक्वल टू आर क्यूब, इसको चेक किए, इसकी कंसिस्टेंसी चेक किए, तो बिल्कुल सही बात है। इसका डायमेंशन अलग है, इसका डायमेंशन अलग है, इसका मतलब ये सही नहीं है, ये तो प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन ये रॉन्ग है, ये 100% हम प्रूव कर सकते हैं। ये इसलिए मैंने बात बोली थी कि इट में चेक करेक्टनेस बट प्रूव 100%, इनकरेक्ट है तो 100% प्रूव कर देगा। ओके, आज का वीडियो यही समाप्त है। थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहे। कमेंट्स कीजिए, आपके पॉजिटिव कमेंट्स मेरी एनर्जी बढ़ाएंगे, नेगेटिव कमेंट्स मेरे को इंप्रूवमेंट की पावर देंगे। ओके, बोथ विल हेल्प मी, ठीक है, और बोथ विल हेल्प यू, क्योंकि पॉजिटिव से मैं और ज्यादा एनर्जी से वीडियो बनाऊंगा और नेगेटिव से मैं इंप्रूव करके वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपके बहुत काम आएंगे। ओके, बाय, सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।